नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 2026 का आज पहला दिन है। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज 1 जनवरी से महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें बदल जाने वाली हैं। पहले तो इस बात की जानकारी हम आपको दे दें कि नए डीजीपी सदानंद दाते साहब ने पदभार संभाल लिया है। मुंबई में महाराष्ट्र के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं और अब जो हमारे विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है मित्रों, बहुत चौंकाने वाली जानकारी है। क्यों सदानंद दाते जी को एनआईए के चीफ के पद से हटा करके महाराष्ट्र के डीजीपी का पदभार सौंपा गया है? सदानंद दाते के बारे में आप सभी जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजमल कसाब को कैसे इन्होंने कब्जे में लिया था और मुंबई 26/11 के हमले को जिस दिलेरी के साथ, जिस जाबाजी के साथ इन्होंने लड़ा, पूरी दुनिया ने इनकी दिलेरी, इनकी जाबाजी और इनके साहस, इनके शौर्य का सब कुछ प्रकटीकरण देखा 26/11 को। ये छोटा परिचय है। परिचय मित्रों, इनके बारे में मैं बता चुका हूं कि पुणे से इन्होंने पढ़ाई की। इनके पिताजी की 15 वर्ष में ही मृत्यु हो गई थी। इनकी माता दूसरे के यहां काम करके इन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया और फिर ये जाकर के इंडियन पुलिस सर्विस को में ज्वाइन किए और वहां से इनकी यात्रा शुरू हुई। 1990 बैच की ये आईपीएस ऑफिसर है। ये मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको अंदरूनी बात बताने के लिए आया हूं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के चीफ के पद पर रहते हुए इन्होंने देश के जितने टेरर मॉड्यूल थे उसको जिस तरह से इन्होंने डिकोड किया, उसको जिस तरह से नेस्त नाबूद किया, भारत सरकार इनके लोहे को मान लिया। भारत सरकार को यह पता चल गया कि एनआईए की चीफ के रूप में सदानंद दाते ने जबरदस्त भूमिका निभाई है। ड्रग कार्टेल का जो सबसे ज्यादा पकड़ धकड़ हुई है, इन्हीं के एनआईए चीफ रहते हुई है। और ध्यान रहे, ये जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, जो काम करती है, ड्रगों के सप्लाई कहां कहां अवैध तरीके से हो रही है, उसको जो धरपकड़ करती है, उसमें जिस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की भूमिका रही, वो अतुलनीय रही है। पूरे देश भर में जो ड्रग कार्टेल का जो मॉड्यूल है, उसको डिकोड करने में एनआईए प्रमुख सदानंद दाते की बड़ी भूमिका है, अलॉन्ग विथ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, अलॉन्ग विथ अदर इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एनआईए और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बीच में जिस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा, एनआईए और सीबीआई के बीच में जिस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा, एनआईए और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बीच में जिस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा, ये सब कोऑर्डिनेशन इस पर डिपेंड करता है कि ऑन द टॉप हेम ऑफ द अफेयर्स किस विचार का ऑफिसर मौजूद है, उसकी अपनी इंटीग्रिटी क्या है, वो कितना सक्षम है, वो कितने काबिल हैं, कितने डेडिकेटेड हैं देश की सुरक्षा के लिए, समाज और अपने आवाम की सुरक्षा के लिए। और ये जो डेडिकेशन है सदानंद दाते का, वो एक प्रकार से भारत सरकार को मजबूर कर दिया कि अब वक्त आ गया है जब देश की आर्थिक राजधानी, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इतने अपराध हो रहे हैं और इतने संगठित अपराध हैं, उस संगठित अपराध को महाराष्ट्र की पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, सारे पुलिस वालों का नहीं।
उसमें से बहुत बड़ा कुनबा है महाराष्ट्र का, जो इस सब अवैध कार्य को संरक्षण देता रहा है और वहीं से ये सारा ट्रेल चलता है। एनआईए को पूरे देश की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी है, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और उस रूप में सदानंद दाते के पास बहुत सारी सूचनाएं मौजूद हैं। नॉर्थ ईस्ट में कैसे ड्रग की ट्रैफिकिंग हो रही है, साउथ में कौन सा इलाका है और वेस्ट में कौन सा इलाका है, इस सब की डिटेलिंग सदानंद दाते के पास है। अभी जो कुछ दिन पहले धुरंधर मूवी आई थी, जिसका जिक्र हम लोग बहुत पहले कर रहे थे, कि कराची से, पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते और कराची से सीधे गल्फ कंट्रीज में कैसे ड्रग और अवैध हथियार पहुंचते हैं और फिर वहां से वो नेपाल पहुंचता है और फिर नेपाल से वो उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते, बंगाल के रास्ते पूरे भारत में नकली नोट और ड्रग और अवैध हथियार, इस सब की तस्करी का एक बृहत्तर मॉड्यूल है, बहुत बड़ा मॉड्यूल है मित्रों। और उसमें से एक सेक्शन को देश की जो आर्थिक राजधानी है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। 1993 का बम ब्लास्ट का आपको मालूम होगा, जिसमें एक फिल्म स्टार, एक ऐसे फिल्म स्टार के पुत्र नप गए जो फिल्म स्टार कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेहद ऑनेस्ट, बेहद कर्तव्यनिष्ठ, बेहद देशभक्त एक्टर थे। मैं बात कर रहा हूं सुनील दत्त साहब का। सुनील दत्त साहब के पुत्र संजय दत्त साहब के ऊपर आरोप लगा, वो सजा काट के आ गए हैं 7 साल का, कि जो टेररिज्म के लिए यूज हो रहा था हथियार, असलहे, वो सबकी उस सबकी बरामदगी हुई थी संजय दत्त के यहां से। अब आप कल्पना कीजिए, और उस 93 के पहले एक बड़ा मॉड्यूल काम करता था और उस जमाने में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे शरद भाऊ पवार। शरद पवार का कहां कहां लिंक है, सारी बातें खुफिया एजेंसी के पास मौजूद है। शरद पवार के ऊपर आरोप लगता रहा कि शरद पवार लंदन गए, लंदन से दुबई गए, जो कि उनकी आधिकारिक यात्रा में शामिल नहीं था, मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र के, और वहां पर उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों से बात की। कहा तो यह जा रहा है कि दाऊद अब्राहम से बात की, और पूरा 93 का जो बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया गया था, इसमें इन सभी नेताओं की को अगर जानकारी नहीं थी तो इन नेताओं ने उस पूरे नैरेटिव को बंद नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सब की संलिप्तता थी मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में, लेकिन एनआईए जिस कड़ी तक पहुंची है, जिस जगह तक पहुंच गई है, ये पहले कभी आपके जहन में नहीं आया। क्या कभी आपने सुना था 2019-20 के पहले या 14 के पहले कि 1993 का जो बम ब्लास्ट है उसके पहले शरद पवार के रिश्ते दाऊद के साथ क्या थे? आपने सुना था? नहीं सुना था। लेकिन मोदी के शासन में आने के बाद ये सब चीजें अनर्थ होती रहीं और बाहर आने शुरू हुआ, और उसमें ऐसे पुलिस ऑफिसर सदानंद दाते जैसे ईमानदार, डेडिकेटेड आईपीएस ऑफिसर की बड़ी भूमिका रही है। और एनआईए की जब वो चीफ थे तो इन सारे मॉड्यूल्स को उन्होंने खंगाल लिया था। इसलिए आज 1 जनवरी 2026 से समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में उन सारे फाइल को, जो हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि सारी बड़ी फाइलों को नए डीजीपी ने अपने टेबल पर मंगवा लिया है और एक एक फाइल खुलने जा रही है। और इस फाइल से सबसे ज्यादा कोहराम जिस पुलिस ऑफिसर के मन में मच रहा है वो है परमबीर सिंह। सचिन बाजे, शैलेंद्र नगरकर तो छोटा खिलाड़ी है, लेकिन परमबीर सिंह जो न सिर्फ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे, हालांकि वो डीजी कभी नहीं बन सके, लेकिन एंटी करप्शन के वो मुखिया थे। यही परमबीर सिंह है जो एंटी करप्शन की जब ये मुखिया थे तो इन्होंने अजित पवार जी को 77,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम में क्लीन चिट दिया था। और इसीलिए शरद पवार के भतीजे अजित पवार को कभी भी
परमबीर सिंह के खिलाफ कुछ भी बोलते हुए नहीं सुनेंगे। और इसीलिए दिशा के मृत्यु के मामले में भी अजित पवार कभी भी जुबान नहीं खोलते हैं, कभी भी नहीं। आपने कभी भी शरद पवार का कोई बाइट नहीं सुना होगा कि दिशा सालियान की जो मौत हुई है उसकी फेयर ट्रायल होनी चाहिए। कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुना है, क्योंकि शरद पवार और अजित पवार को मालूम है कि यह घटना किसने की है, किसके इशारे पर हुई है। और शरद पवार और अजित पवार को यह भी मालूम है कि यह महज एक रेप केस या एक लड़की का ब्रूटल मर्डर नहीं है, बल्कि उसके पीछे बहुत लंबे तार हैं, ड्रग कार्टेल का, अवैध हथियारों का और नकली नोट का, जिसके ऊपर धुरंधर मूवी बनी है। मैंने आपको बताया हुआ है कि धुरंधर मूवी सत्य घटनाओं पर आधारित मूवी है, वो कोई वृत्तचित्र नहीं है। और किस प्रकार से हमारे नेताओं ने हमारे खुफिया एजेंसी के हाथ को बांध करके रखा, इसका भी जिक्र हुआ। आपने देखा होगा धुरंधर मूवी में कि कांधार प्लेन हाईजैक जो हुआ है उसमें इंटेलिजेंस के ऑफिसर कहते हैं कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए, हम इन सारे आतंकवादियों को सल्टा देंगे, लेकिन वक्त नहीं दिया गया। वो खैर वो एक मामला था जिसमें उनको लग रहा था कि जो जिनकी जान फंसी हुई है हाईजैक में, जो फंसे हुए हैं यात्री, उनके परिजन हंगामा कर रहे थे। लेकिन इस सब हंगामे को भी आगे बढ़ाया गया ताकि उनको रिलीज करवाया जा सके। एक पूरा गैंग ये धंधा कर रहा था, क्योंकि उस इंटेलिजेंस ऑफिसर के हवाले से जब ये बात आ रही थी कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम इन्हें खत्म कर देंगे। और आपने फिल्म में देखा होगा कि आर माधवन कैसे वो प्लेन के अंदर जाते हैं और प्लेन में के अंदर जा करके वो सबको कहते हैं कि डरिए मत, आपकी जान सुरक्षित है। मतलब वो लाचार है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर आतंकवादियों के हाथों। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो परेशान हैं, पॉलिटिशियन का दबाव बनाया जा रहा है जिस वक्त उस वक्त की जो सरकार थी उनके ऊपर।